हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जो भी बच्चे यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको यूपी SSSC पेट के लिए जो कि 2022 का एग्ज़ाम है, अभी कुछ दिन में होने वाला है, उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितने नंबर उसमें ला रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आई होप आप लोग अपने सिलेबस को तो कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अब आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी SSSC पेट में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तभी आप और एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि इसके थ्रू कई वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अभी तक हम लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पहले तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले मॉक टेस्ट में, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए हैं और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही और क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। पिछली टेस्ट सीरीज़ में हमने 40 क्वेश्चन किए थे, 40 क्वेश्चन और करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, फिर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ जो कंप्लीट एक सिलेबस का होगा, कि जैसे कि हिंदी के आप 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, वो पूरा एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। आप लोग उस मुझसे जुड़ के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये 0 डिग्री है तो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो कि 90 डिग्री तक हैं, और ऐसे ही दक्षिण में भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो सागरों के ऊपर की बात की जा रही है। जब हम नीचे बढ़ेंगे उत्तर या दक्षिण में, तो 30 डिग्री से लगभग 35 डिग्री के बीच का जो रीजन है उसको बताया जा रहा है कि ये हॉर्स अक्षांश कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब का कटिबंध है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब का नहीं जबकि उच्च दाब का कटिबंध है, क्योंकि जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पर प्रेशर लो होता है। लेकिन जो ये वाली प्रेशर बेल्ट बनेगी उसका रीज़न टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट नहीं सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब का कटिबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठती हैं और नीचे आकर के सबसाइड करेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर उच्च दाब का कटिबंध बन जाता है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी पवन, ऑप्शन बी है डोलड्रम, ऑप्शन सी है ध्रुवीय पवन, या ऑप्शन डी है व्यापारिक पवन। तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध की बात की जा रही है, भूमध्य रेखा की ओर से बहने वाली भूमंडलीय पवनें। तो आपको मैं बता दूं, पृथ्वी पर कुछ पवनें बहती हैं प्रेशर बेल्ट की वजह से। इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी जो प्रश्न पूछा गया है वो हमसे पूछा गया उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध के बारे में। जब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है वहाँ पर डोलड्रम चलती हैं, बहुत शांत पवनें होती हैं। और उसके बाद जो बात की जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक पवनें। जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब में भूमध्य रेखा की ओर से बहने वाली भूमंडलीय पवन होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब आप लोग देखेंगे, इनको ट्रेड विंड्स भी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। जब ये वाला रीज़न देखेंगे पृथ्वी का, बहुत अच्छे से इसमें ड्रॉ नहीं हुआ है फिर भी आप थोड़ी चीज़ें समझ सकते हैं। ये जो बीच का रीज़न है, यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, और इसके ऊपर की तरफ जो भी रेखाएं चलेंगी ऊपर नीचे की तरफ, ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। अब इनसे ऊपर जो हवाएं चलेंगी उनको हम पश्चिमी पवन या पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, और जो पोलर रीजन में चलती हैं हवाएं, पवनें, उनको हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक पवन। अगला प्रश्न है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं?
ऑप्शन ए है ध्रुवीय उच्च दाब, ऑप्शन बी है विषुवतीय निम्न दाब, ऑप्शन सी है उपोष्ण उच्च दाब या फिर ऑप्शन डी है अधोध्रुवीय निम्न दाब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपोष्ण उच्च दाब। हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है कि उच्च दाब कटिबंध में आते हैं हॉर्स अक्षांश। अगला प्रश्न है, हॉर्स अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित स्थायी हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है पछुआ हवा, ऑप्शन बी दिया हुआ है व्यापारिक हवा, ऑप्शन सी दी हुई है डोलड्रम, ऑप्शन डी दी हुई है पूर्वा हवा। तो मैं आपको बता दूं 0 डिग्री से ऊपर बढ़ने की ओर या फिर वापस आने की तरफ अगर हम देखेंगे तो ट्रेड विंड चलती हैं या फिर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, सभी चक्रवातों में मध्य में एक केंद्र विकसित होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, केंद्र में तापमान बाह्य घेरे के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल दूसरा ऑप्शन सही है स्टेटमेंट, और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट ऑप्शन दिया गया दोनों में से कोई नहीं। तो चक्रवात हम देखेंगे तो चक्रवात में ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सभी चक्रवातों के मध्य में एक केंद्र विकसित होता है। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, केंद्र में तापमान बाह्य घेरे के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। 2 लिस्ट दी हुई हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय अवदाब के कुछ चक्रवात हैं जिनको हम अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जानते हैं और उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, तो ये नीचे उसमें कुछ लिस्ट दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। याद रखेंगे हम लोग। हरिकेन पूछा गया है, कहाँ पर प्रभावित क्षेत्र है? कैरिबियन द्वीप समूह या फिर हिंद महासागर या चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। 4 चीज़ें हमें दी हुई हैं और इन्हें हमें मैच करना है। तो जो हरिकेन है, हरिकेन से प्रभावित क्षेत्र है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में चलता है। तो किस ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 का ए है, ए का 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। आगे हम लोग देखते हैं चक्रवात कहाँ चलते हैं। तो चक्रवात हिंद महासागर में चलते हैं, याद रखिएगा। तो ए का 1 हो गया है, बी का 2 हो गया है। टाइफून चीन सागर में चलता है और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। तो बिल्कुल करेक्टली मैच करके ही दिया हुआ है और हमें इजीली पहचानना था। ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए हरिकेन कहाँ चलता है? कैरिबियन द्वीप समूह में। चक्रवात हिंद महासागर में बोला जाता है, उससे प्रभावित क्षेत्र है। और ऑप्शन सी है टाइफून, जो कि चीन सागर के पास चलता है। और ऑप्शन डी है विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ये लिस्ट ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछ ली जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मैच करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं पुर्तगाल, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी है रोमानिया। तो अटलांटिक महासागर की जो सीमा है वो पुर्तगाल से लगी हुई है। 47 का आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? ऑप्शन ए है एल्यूशियन गर्त, ऑप्शन बी है टोंगा गर्त, ऑप्शन सी मेरियाना गर्त या फिर ऑप्शन डी है सुंडा गर्त। 48 नंबर क्वेश्चन का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रशांत महासागर में नहीं है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सही से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दिया गया है अग्लुहास धारा। और इसका सही उत्तर देखिए, जो ब्राज़ील धारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है ब्राज़ील के पास। हम्बोल्ट धारा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है तीसरी गल्फ स्ट्रीम, जो बिल्कुल सही दी हुई है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। और तीसरी है अग्लुहास धारा, जो कि हिंद महासागर में चलती है। ब्राज़ील धारा भी सही है।
जो हम्बोल्ट धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में ना चल के दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा। ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे उत्तरी की जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर कर लीजिए तो उत्तर सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला धारा, ऑप्शन बी है दक्षिण अटलांटिक धारा, ऑप्शन सी है क्यूरोशियो धारा और ऑप्शन डी है लेब्राडोर धारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर धारा। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है, मतलब कौन सी धारा आ करके गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है? तो जो लेब्राडोर धारा है वो आकर के गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? और इस प्रश्न का मुझे लगता है सभी को उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है टेम्स, ऑप्शन बी है टाइबर, ऑप्शन सी है पोटोमैक और ऑप्शन डी है इरावदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जो लंदन है वो टेम्स नदी के पास स्थित है। आप लोग गल्फ स्ट्रीम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो भी ग्रासलैंड है उनकी लिस्ट याद कर लीजिए, उनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है आमूर, ऑप्शन सी है कांगो और ऑप्शन डी है लीना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। निम्नलिखित में से जो सबसे लंबी नदी है वो अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जैम्बजी नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो, ऑप्शन सी है कांगो और ऑप्शन डी है नाइजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ती है? ऑप्शन ए है भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत मालदीव या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो जो पाक जल संधि है वो इनमें से भारत को श्रीलंका से जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है भारत। ग्रेट सॉल्ट झील यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है कांगो। और बैकाल जो रिवर है वो बैकाल जो झील है वो सबसे गहरी झील है विश्व की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी है पनामा नहर, ऑप्शन सी है सू नहर या फिर ऑप्शन डी है स्वेज नहर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। अगला प्रश्न, कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर चीन। और इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी में कील नहर स्थित है। कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप इसका आंसर देख लीजिए, जर्मनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? ऑप्शन ए है स्वेज बंदरगाह, ऑप्शन बी पोर्ट सईद, ऑप्शन सी है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया या फिर ऑप्शन डी कैरो। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पोर्ट सईद में। ठीक है। मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। आपसे क्वेश्चन 60 वाला देख लीजिए, पूछा गया मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है गिनी की खाड़ी, ऑप्शन बी है जिब्राल्टर की संधि या फिर मोजाम्बिक चैनल, ऑप्शन डी है बेरिंग सागर और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोजाम्बिक चैनल। अगले प्रश्न पर आते हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए है मृत सागर में, ऑप्शन बी लाल सागर में, ऑप्शन सी वान झील में या फिर ऑप्शन डी है सॉल्ट झील में। और इसका सही उत्तर है वान झील में, जो कि टर्की में है। उच्चतम लवणता वान झील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक
महासागर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पर आते हैं 63 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसको रीफ भी बोलते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी है क्यूबा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं 64। एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तंबाकू उत्पादन में चीन सर्वप्रथम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी है अमेरिका या फिर ऑप्शन डी है रूस। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी श्रीलंका। और ऑप्शन सी सही है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 68 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना या फिर डी वियतनाम। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब हमसे पूछा गया अगले प्रश्न में विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब हमें इन 3 देशों की लिस्ट दे दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में हमें चेक करना है। पहला ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला ऑप्शन दिया गया है चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। थर्ड ऑप्शन दिया गया है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। थर्ड ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम। तो 69 नंबर के जो प्रश्न का उत्तर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ये क्या है? विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पेरू और ऑप्शन डी है ये सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी जो देश दिए हुए हैं हमें, चीन, इंडोनेशिया और पेरू, ये सब के सब टिन उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में खनिज तेल की बात की जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है अमेरिका। 72 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन सी डी है ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है टेम्स, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी है टाइबर या फिर ऑप्शन डी है डेन्यूब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। 74 नंबर का क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि आप घास के मैदान ज़रूर याद रखिए। फिर आप कुछ ये करंट्स याद रखिए जो ओशनिक करंट हैं, जिनको समुद्री जलधाराएं बोलते हैं, इनको याद रखिए। या फिर जो अभी हम लोग पवनें पढ़ रहे थे, लोकल विंड्स होती हैं, इनकी लिस्टिंग ज़रूर याद रखिए क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सवाना, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी कैंटरबरी या फिर ऑप्शन डी है डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वेल्ड, ऑप्शन बी है डाउन्स, ऑप्शन सी है पंपास या फिर ऑप्शन डी है कैंटरबरी। और इसका सही उत्तर है पंपास।
अर्जेंटीना में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको पम्पास बोला जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं 76 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वेल्ड, ऑप्शन बी कैंटरबरी, ऑप्शन सी डाउन्स या फिर ऑप्शन डी पम्पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेल्ड। जो अफ्रीका में है उनको हम वेल्ड कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को। 77 क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है कांगो बेसिन या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो माओरी जनजाति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड में निवास करती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए कालाहारी मरुस्थल के में लोकेशन दे दी गई है, बोत्सवाना में है, पर इसे में हमें पूछा गया है यहाँ पर जनजाति कौन सी निवास करती है। ऑप्शन ए है किर्गिज़, ऑप्शन बी है जुलू, ऑप्शन सी बुशमैन या फिर ऑप्शन डी है बद्दू। और इसका सही उत्तर है बुशमैन। कालाहारी में बुशमैन जनजाति रहती है। अगला प्रश्न है 79। बद्दू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है कनाडा। और जो बद्दू जनजाति है वो अरब में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्रों में पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्जेंटीना के आसपास जो घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, उनको पम्पास बोलते हैं। अब हमसे पूछा गया यहाँ पर जनजाति कौन सी रहती है। ऑप्शन ए दिया गया एस्कीमो, ऑप्शन बी दिया हुआ मसाई, ऑप्शन सी है गाउचो या फिर ऑप्शन डी है बांतू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गाउचो। गाउचो जनजाति अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये रहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स जो इस टेस्ट सीरीज़ में लाए गए हैं। आप लोग आई होप बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे और जो भी आपका स्कोर है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं अगला मॉक टेस्ट लेकर के आ रही हूँ जिसमें और क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी अदर सब्जेक्ट्स के। अब इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।